नमस्कार, मैं आचार्य रेणु कुमारी, मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं की नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। नागार्जुन घुमक्कड़ एवं फक्कड़ स्वभाव के प्रवृत्ति के कवि थे। ये केवल भारत के पूरे इलाकों में भ्रमण किया करते थे। तो भ्रमण करते करते ये एक बार हिमालय की चोटियों पर पहुंचते हैं और वहां पर जब बादल को घिरते हुए देखते हैं तो वहां पर हिमालय का जो नज़ारा है, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य जो है कैसे बनता है, इसका वर्णन यहाँ पर किए हैं। हिमालय पर्वत जो है बर्फ से ढकी हुई होती है और उस पर जब बादल घिर जाता है तो वहाँ पर का जो हिमालय पर्वत है उसका मनोहर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है, किस तरह से वो और भी आकर्षक और भी सुंदर हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल यानी कि स्वच्छ, धवल यानी कि साफ सफेद, गिरी पर्वत, शिखर चोटी। तो हिमालय पर्वत जो कि स्वच्छ और साफ है ना, सफेद है, उसमें क्या है, बर्फ जमा हुआ है तो वो सफेद चादर की तरह दिख रहा है। तो स्वच्छ साफ पर्वत की चोटी पर बादल को घिरते हुए मैंने देखा है। जब बर्फ से जमी हुई हिमालय पर्वत होता है, जब हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी हुई होती है तो उस समय जब बादल घिर जाता है तो वैसे में वो जो पर्वत है हिमालय पर्वत वो और भी सुंदर और भी आकर्षक हो जाता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। तो वहाँ पर जो बर्फ की बूंदे हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने कि वो जो छोटे छोटे बर्फ है वो मोती के जैसे हैं, ठीक है, मोती के समान वो प्रतीत हो रहे हैं। और वो जो बर्फ है वो कैसा है, एकदम ठंडा है, शीतल है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बर्फ जमे हुए हैं हिमालय पर्वत पर वो मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, उसके कण जो है मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। मानसरोवर की स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। स्वर्णिम यानी कि सुनहरे। तो वही जो कण है, जो बर्फ है, जो ओस की बूंदे हैं, वो बूंदे कमल, मानसरोवर पर जो कमल का फूल खिला हुआ है उन कमल के फूल पर गिरते हुए कवि ने साक्षात देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पर फिर से कह रहे हैं किस तरह से हमने बादल को वहां पर गिरते हुए देखा है और जब बादल गिर जाता है उस पर्वत पर तो वहां का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है। दूसरा लाइन देखेंगे। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। अब जो हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत के कंधों पर यानी कि सर से नीचे का भाग यानी कि उसके समतल जगहों पर बहुत सारी क्या है, छोटी बड़ी झीलें बहती हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं। और उन झीलों के में जो पानी है उसका रंग कैसा है, उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल यानी कि सांवला रंग, नील यानी कि नीला, सलील यानी कि जल। तो उन झीलों में जो छोटी बड़ी झीलें जो बह रही है नीचे हिमालय पर्वत के कंधों पर, उनका जल जो है सांवले नीले रंग का है। समतल देशों से आकर, अब यहाँ पर हम लोग नीचे से व्याख्या करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि नीचे जो है यहाँ पर हंस के बारे में कवि ने व्याख्या किया है कि हंस जो है समतल देशों से आकर यानी कि समतल देशों से जो मैदानी प्रदेश है उन पर मैदानी प्रदेशों से कौन आ रहा है, हंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हंस को समतल प्रदेशों से जो है, हंस समतल प्रदेशों से आता है। पावस की उमस से आकुल यानी कि पावस यानी कि गर्मी से वो बेहाल है, व्याकुल हो गया है और वो पानी की खोज में आया हुआ है पर्वतीय प्रदेश पर, हिमालय की चोटियों पर। तो यहाँ पर जो हंस है वो मैदानी इलाकों से आया है और वो गर्मी से व्याकुल है। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते यानी कि तिक्त यानी कि तीखा, मधुर यानी कि मीठा, विस्तंतु जो कमल का नाल होता है, कमल का जो डंठी होता है उसको कहा गया है, जो खाने में हल्का मीठा और कड़वा होता है। तो हंस जो है मैदानी प्रदेश से आए हैं, गर्मी से व्याकुल है और वहां पर कमल का फूल जो मानसरोवर में खिला हुआ है वहां पर विस्तंतु यानी कि कमल की नाल को खोजते हुए मैंने देखा है। हंसों को तीरते देखा यानी कि हंसों को वहां पर तैरते हुए देखा है उस मानसरोवर झील में, और मानसरोवर झील में कमल के तंतुओं को खोजते हुए भी मैंने देखा है।
बादल को घिरते देखा है। और इस तरह से मैंने बादल को घिरते हुए भी देखा है। तो इस तरह से यहाँ पर हंसों का भी यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। पर्वतीय प्रदेश में जो हंस आते हैं समतल प्रदेशों से, उनका भी वर्णन यहाँ पर किया है कि किस तरह से वो गर्मी से व्याकुल होकर आते हैं और कमल की नाल को खोजते हैं, जो खाने में हल्का मीठा और तीखा होता है। उसको खाने के लिए वो क्या करते हैं, पूरे मानसरोवर में घूमते हैं, खोजते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा जो पैरा है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मन था अनिल बह रहा। अब यहाँ पर जो तीसरा पद है, इसमें चकवा चकवी नामक जो पक्षी हैं, जिनको चिरकाल से अभिशाप मिला हुआ है कि रात में ये दोनों पक्षी साथ में नहीं रह सकते हैं, और जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सूर्य का उदय होगा, तब ये दोनों साथ में रहेंगे, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा फिर ये दोनों एक दूसरे से विमुख हो जाएंगे। तो यहाँ पर चकवा चकवी नामक जो जोड़ा पक्षी है, उसी के बारे में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। और साथ ही साथ सूर्य की पहली किरण से जो हिमालय पर्वत है उसके आसपास का नज़ारा कैसा हो जाता है, उसका भी वर्णन यहाँ पर है। तो ऋतु बसंत का सुप्रभात था। यहाँ पर बसंत ऋतु जो ऋतुओं की रानी कहा जाता है, सुप्रभात जो था, सुप्रभात यानी कि सुबह, तो बसंत ऋतु की पहली सुबह जो थी, बसंत ऋतु की जो सुबह थी, वो सुबह था मन था अनिल बह रहा, और उस सुबह में सुहाना एकदम धीरे धीरे जो वायु है वो बह रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण यानी कि उगते हुए सूर्य। तो उगते हुए सूर्य, जब सूर्य उगता है उस समय उसका जो किरण होती है वो किरण एकदम लालिमा युक्त होती है, लाल युक्त होती है। तो यहाँ पर उस किरण को स्वर्णिम कहा गया है, सुनहरा रंग कहा गया है। बालारुण की मृदु किरणों की, तो उगते हुए सूर्य की जो लालिमा युक्त किरण है वो किरण बहुत ही सुनहरी है, अगल बगल स्वर्णिम शिखरों से, यानी कि वहां पर हिमालय पर्वत के प्रदेशीय जो पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर हिमालय पर्वत है, वहां पर सूर्य की जब पहली किरण पड़ती है तो वहां पर पूरा जो इलाका है वहां पर वो सुनहरा हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है, और ही क्या बोलेंगे इसको, सुनहरा प्रतीत होता है। एक दूसरे से विरक्त होकर, यहाँ पर विरहित मतलब हो गया अलग होकर, है ना, एक दूसरे से विमुख होकर। तो यहाँ से जो नीचे का लाइन दिया हुआ है वो चकवा चकवी नामक पक्षी के लिए दिया गया है, जो जोड़ा पक्षी है, जो रात में उनका मिलन नहीं होता है बल्कि सुबह होता है सूर्य उदय होने के बाद। तो यहाँ पर चकवा चकवी को, पक्षी को ही कहा गया है एक दूसरे से विरहित होकर, यानी कि चकवा चकवी जो पक्षी वहां पर है वो पक्षी एक दूसरे से अलग होकर, है ना, एक दूसरे से विरहित होकर यानी कि अलग होकर, अलग अलग रहकर ही, जिनको वो पक्षी जो है जैसे ही सूर्यास्त होता है वो दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे से बिछुड़ करके अलग अलग रहकर ही, जिनको सारी रात बितानी होती है, यानी कि सारी रात अलग अलग ही बितानी होती है। यानी कि चकवा चकवी पक्षी को अभिशाप मिला हुआ है, वो पक्षी कभी भी रात में एक साथ नहीं रह सकते हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं। तो उन पक्षियों को ये अभिशाप मिला हुआ है, उन्हीं पक्षियों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि एक दूसरे से अलग होकर, बिछड़ करके अलग अलग ही उनको सारी रात बितानी होती है। निशा काल से चिर अभिशापित, यानी कि बहुत लंबे समय से ये क्या है, अभिशापित है, श्राप मिला हुआ है इनको, इसलिए ये एक दूसरे से रात में कभी भी साथ नहीं रह सकते हैं। बेबस उस चकवा चकवी का, यानी कि यहाँ पर चकवा चकवी जो पक्षी है उसको बेबस कहा गया है, लाचार कहा गया है, क्योंकि ये श्रापित है, इसलिए ये रात में इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, ये दोनों अलग ही रहते हैं। तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है ये दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग अलग होकर सारी रात बिताते हैं, क्योंकि इसको निशा काल से बहुत लंबे समय से, चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय से इनको ये अभिशाप मिला हुआ है। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, तो जैसे ही सूर्य की पहली किरण उगती है, जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो ये दोनों पक्षी का जो चिल्लाना है, जो एक दूसरे से बिछड़ने का क्रंदन है, जो रोना है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त होने के साथ ही दोनों पक्षी आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उनका क्रंदन जो है वो खत्म हो जाता है। उस महान सरोवर के तीरे, अब उस महान सरोवर यानी कि वो जो सरोवर है, जो मानसरोवर तालाब है, वहां पर शैवालों की हरी दरी पर, जो शैवाल है, जो काई है, उसको यहाँ पर दरी कहा गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो शैवाल रूपी जो दरी है उस पर
प्रणय कलह छिड़ते देखा है। कहने का अर्थ है कि फिर से उन लोग दोनों में क्या हो गई, प्रणय कलह, यानी कि प्रेम का कलह हो रहा है, प्रेम का लड़ाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हुआ, दोनों का आपस में मिलन हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, दोनों का मिलन हुआ, दोनों अच्छे से समय बिताते हैं और उन लोगों का जो रोना है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के साथ साथ फिर क्रंदन शुरू हो जाता है। जो बिछुड़ने का दुख है वो दोनों उसी में चिल्लाने लगते हैं। उसी को कहा गया प्रणय कलह, यानी कि जब अलग हो जाते हैं तो उन दोनों में प्रणय कलह फिर से शुरू हो जाता है। बादल को घिरते देखा है। इस तरह से हमने पर्वतीय प्रदेश में बादल को घिरते हुए देखा है। इसके आगे जो लाइन है उसका व्याख्या फिर हम लोग करेंगे। तो आगे जो चौथा हम लोग का पैरा है कविता का, इसमें एक ऐसे कस्तूरी मृग का वर्णन किया गया है जिसके नाभि पर कस्तूरी नामक पदार्थ जो बहुत ही सुगंधित है वो पाया जाता है। लेकिन खुद मृग इस बात से अनभिज्ञ है, मृग इस बात से अनजान है और वो चारों ओर दौड़ लगाता है कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये सुगंधित कहाँ से आ रही है, उसका वो पता लगाता है। जब उसे पता नहीं चल पाता है तो वो बहुत खींच जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम यानी कि जहाँ आसानी से जाया ना जा सके उसको कहेंगे दुर्गम। बर्फानी, बर्फ इलाके को बर्फानी कहा जाता है। घाटी, जो घाटियां होती है उसको कहा गया है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की घाटियों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि दुर्गम जो बर्फ से युक्त घाटी है, ठीक है, जो दुर्गम बर्फानी घाटी में, यानी कि दुर्गम बर्फ वाला जो हिमालय है, पर्वत है, उसकी घाटियों में सत सहस्र, सत मतलब कि 100, सहस्र यानी कि 100,000 फुट ऊंचाई पर, यानी कि हिमालय पर्वत जो है उसकी घाटी में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाइयों पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, यानी कि यहाँ पर कस्तूरी मृग जो है, हम लोग नीचे से व्याख्या करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ये नीचे जो लाइन दिया हुआ है कि अपने पर चीरते देखा, यहाँ पर मृग के बारे में कहा गया है, तो हम नीचे से उसको करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मृग एक जो है उसके नाभि में अलग नाभि, यानी कि नाभि में एक गांठ होती है जहाँ पर कस्तूरी नामक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत ही सुगंधित होता है, ठीक है। तो उसी के नाभि से क्या हो रही है, सुगंधित वो उठ रही है ना, स्मेल आ रही है, उसके नाभि से ही वो कस्तूरी नामक पदार्थ की खुशबू आ रही है। निज के ही उन्मादक परिमल, उसके अपने नाभि, निज यानी कि अपना, उसके अपने नाभि से आ रही है। उन्मादक होता है मस्त, यानी कि उस सुगंध से मस्त, परिमल यानी कि खुशबू, सुगंध। तो हिरण के नाभि से हिरण के नाभि से ही वो खुशबू आ रही है, लेकिन इस बात से मृग जो है वो अनजान है और इसलिए के पीछे धावित होकर, के पीछे यानी कि उस सुगंध के पीछे वो दौड़ लगाता है। तो जहां पर वो जहां जाता है दौड़ के, वहीं से उसको खुशबू आती है। तो इसलिए आती है क्योंकि उसके खुद से ही वो खुशबू आ रही है, ठीक है, वो सुगंध आ रही है, लेकिन वो इस बात से अनजान है, इसलिए जहां जहां जाता है उसको वो खुशबू आती है। और लास्ट में जब वो पकड़ नहीं पाता है कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चीरते देखा। तो ऐसे जो कस्तूरी मृग है, युवा मृग है, तरुण यानी कि किशोर, है ना, उस युवा मृग के नाभि से खुशबू आ रही है और वो चारों तरफ उस खुशबू को ढूंढने के लिए दौड़ता है। और जब वो नहीं ढूंढ पाता है तो अपने पर चिढ़ते, तो अपने ऊपर वो झल्लाता है, चिढ़ता है, गुस्साता है कि हमने ये जो खुशबू आ रही है उसको हम खोज नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मृग जो है, कस्तूरी मृग, ये अपने खुशबू से उठने वाली जो खुशबू है उससे ये अनजान है कि ये खुशबू मेरे नाभि से ही आ रही है, लेकिन इस बात से वो अनजान रहता है। बादल को घिरते देखा, इस प्रकार से कवि कहते हैं कि इस प्रकार से मैं पर्वतीय प्रदेश में जब हिमालय की चोटियों पर बादल घिरता है तो उस समय वहां का जो दृश्य है वो मनोहर हो जाता है। पांचवा लाइन जो है, पांचवा जो कविता है, इसमें नागार्जुन ने, कालिदास जो कवि हैं, उनका रचा हुआ कविता मेघदूत, उसका यहाँ पर
स्मरण हो आता है कि किस प्रकार से कालिदास ने मेघदूत में आकाश गंगा का वर्णन किया है, कुबेर का वर्णन किया है, अलकापुरी का वर्णन किया है, और वो सबको वो वहाँ पर ढूंढता है नागार्जुन। उसको अचानक से याद आता है कि अरे उसने तो मेघदूत में ये वर्णन किया है, तो उस सबको वो ढूंढता है वहाँ पर, जो जो वर्णन किया है सबको ढूंढता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो अचानक से उनको वहाँ पर कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत कविता है वहाँ के पात्रों को स्मरण हो आता है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कहाँ गया धनपति कुबेर, या धनपति यानी धन का पति, कुबेर यानी कि यक्षों का राजा कुबेर होता है, ठीक है। यहाँ पर अलका यानी कि जहाँ पर अलकापुरी नगरी है, जहाँ पर यक्षों का राजा निवास करते हैं, जहाँ पर यक्षों का नगरी है, उसको अलकापुरी कहा जाता है। तो यहाँ पर अचानक से उनको नागार्जुन को कालिदास द्वारा रचित जो कविता मेघदूत है उनके पात्रों का याद हो रहा है, और कहते हैं कि कहाँ गया वो धन कुबेर, कहाँ गया धन का पति जो है, यक्षों का राजा जो है, वो कहाँ चला गया है, और कहाँ गई उसका वह अलकापुरी, यानी कि कहाँ चली गई उसकी अलकापुरी नगरी। ना तो कुबेर हमें यहाँ पर दिख रहा है और ना ही हमें यहाँ पर उसका जो नगरी है वो दिख रहा है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, व्योम प्रवाही यानी कि बादल, आकाश गंगा को यहाँ पर कहा गया है, और ना ही कालिदास का द्वारा जो भेजा गया दूत था मेघदूत, वो जो यक्ष और यक्षिणी को श्राप दिया हुआ था उसको वहां से निकाल दिया गया था, तो वो दोनों अलग हो गए थे। तो उसी का खोज खबर लेने के लिए मेघ को दूत बनाकर कालिदास भेजते हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि ना तो मुझे कुबेर मिला और ना ही उसकी जो नगरी है वो मिला, और ना ही ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, यानी कि आकाश गंगा जो मेघ दूत बनकर आया था यक्षों को ढूंढने के लिए, वो भी कहाँ चला गया है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मैंने बहुत ढूंढा यहाँ पर परंतु मुझे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, यानी कि जो कालिदास ने वर्णन किया है मेघदूत पर वो कुछ भी हमें नहीं मिला है, ऐसा कवि कहते हैं। तो इस तरह से ना तो वो कालिदास के कुबेर को खोज पाते हैं और ना ही उनके अलकापुरी को खोज पाते हैं, और ना ही जो मेघ को दूत बनाकर उन्होंने भेजा था उनको वो ढूंढ पाते हैं। मेघदूत का पता कहीं पर, ना ही मेघदूत का कहीं पर पता है, जिनको दूत बनाकर, जिस मेघ को दूत बनाकर कालिदास ने अपने काव्य रचना मेघदूत में भेजे कहे हैं, जिक्र किए हैं, वर्णन किए हैं, उनको खोज पाते हैं। कौन बताए हुआ छायामय, यानी कौन बताएगा मुझे कि मेघदूत कहाँ गया है, मेघों का दूत जो है वो कहाँ गया है, कुबेर कहाँ पर है, उनका अलकापुरी कहाँ पर है, ये सब का सब कहाँ चले गए हैं। आखिर कालिदास ने अपने मेघदूत जो काव्य है उसमें इन्हीं सब का तो वर्णन किया है और यहीं पर का वर्णन किया है, तो आखिर वो सब के सब गए कहाँ, ऐसा वो कहते। कौन बताएगा मुझे उन सब का पता कि कहाँ है। बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, आखिर वो यहीं पर तो बरसा होगा। मेघ जो दूत बनकर आया था वो यहीं पर तो बरसा होगा, इसी हिमालय की चोटियों पर तो बरसा होगा, तो गया कहाँ। जाने दो वह कवि कल्पित था। जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ढूंढते हैं नहीं मिलता है, तब नागार्जुन कहते हैं कि जाने दो वो कवि कल्पित है, यानी कि कवि ने कल्पना करके अपने काव्य मेघदूत में वर्णन किया है। इसलिए ना तो धनपति मिल रहे हैं, कुबेर जी मिल रहे हैं, ना तो उनकी अलकापुरी मिल रही है, ना मेघ जो दूत बनाकर भेजा है वो मिल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जाने दो, छोड़ो, हटाओ। वो क्या था, कवि की अपनी कल्पना से उन्होंने इस काव्य की रचना की होगी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, अब यहाँ पर उनको हटा दिए, कालिदास का जो मेघदूत स्मरण हुआ था उनको वो सभी पात्रों को खोजते नहीं मिलते, तो फिर कहते हैं कि जाने दो वो क्या था, कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण यानी कि भयंकर जाड़ों में, यानी कि मैंने तो भयंकर जाड़ों में भीषण जाड़ों में नभचुंबी यानी कि नभ को चुमने वाली कैलाश शीर्ष पर यानी कि कैलाश पर्वत, तो मैंने भयंकर जाड़ों पर नभ को चूमने वाली जो कैलाश पर्वत है उसके चोटी पर महामेघ को झंझानीर से, झंझानीर यानी कि झंझ जोड़ अनिल, झंझ मतलब होता है तूफानी, नील मतलब होता है हवा, अनिल मतलब हवा, तो महामेघ को उस तूफानी हवा से भिड़ते हुए देखा है। कह भी कहते हैं कि भयंकर जाड़ों में, है ना, भीषण जाड़ों में, जाड़ का महीना है तो भीषण जाड़ों में
जो कैलाश पर्वत है, जो नभ को चूमने वाला कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत के शीर्ष पर मैंने तूफानी हवा और महामेघ, विशाल बादल, इन दोनों को आपस में टकराते हुए देखा है, इन दोनों को आपस में भिड़ते हुए देखा है। गरज गरज भिड़ते देखा, यानी कि गरज गरज कर बादलों को तूफानी हवा से लड़ते हुए देखा है, उसे भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा। इस प्रकार से मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। इसका थोड़ा सा बच गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।